नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़े उत्साही नेता हैं और वो जिस चीज़ को पकड़ते हैं, जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं, उसके पीछे ऐसे पड़ते हैं कि उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ या दूसरा कोई मुद्दा उनको दिखाई नहीं देता है। एक समय था जब वो किसानों के मुद्दे के पीछे पड़े थे, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उन्होंने उठाया था। वो भट्टा परसौल गए थे और बाइक पर बैठ करके किसानों के घूमे थे। वो उनका एक बड़ा आंदोलन था और उसके बाद जब भारत सरकार ने वो कानून वापस लिया तो एक बड़ी रैली हुई रामलीला मैदान में, जिससे उनको वापस उनकी रीलॉन्चिंग हुई थी। उसके बाद पिछले चुनाव में वो एक मुद्दा लेकर के घूम रहे थे कि चौकीदार चोर है। इस मुद्दे के पीछे उन्होंने सारा चुनाव लड़ा। फिर वो क्रोनी कैपिटलिज्म के पीछे पड़े और उनके पास ले दे करके एक मुद्दा था अडानी समूह का, वो उसके पीछे पड़े रहे। पार्लियामेंट में भी वही बोलते थे और पार्लियामेंट के बाहर भी वही बोलते थे। हर जगह उनका एकमात्र मुद्दा वही होता था। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो हर जगह भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलने का उनका वादा था। नफरत की दुकान बंद करानी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, ये लेकर के वो घूमते रहे। और अब इन दिनों उनका सबसे जो पहला प्रेम है वो ओबीसी आबादी है, पिछड़ी जातियों की आबादी है। वो इस बात को लेकर के इन दिनों अपनी राजनीतिक पूरी सारी गतिविधियां जो हैं वो इसी के इर्द गिर्द उन्होंने कर रखी हैं कि देश में ओबीसी की आबादी कितनी है और उनको सरकार में कितनी भागीदारी है, शासन में कितनी भागीदारी है, पत्रकारिता में कितनी भागीदारी है, वो इसके पीछे वो पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो ओबीसी नेताओं के नए मसीहा बन करके उभर सकते हैं। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उन्होंने। बजाबता कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव पास करवाया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पिछड़ी जातियों की गिनती होगी। कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आएगी तो पिछड़ी जातियों की गिनती कराएगी। और उसके बाद जब सीडब्ल्यूसी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने पत्रकारों से हाथ उठवा करके पूछा कि कोई हाथ उठा करके बताए कि यहाँ कितने ओबीसी पत्रकार हैं, यहाँ कितने अनुसूचित जाति के पत्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसके पहले उन्होंने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उनकी पार्टी का ये एक बड़ा दांव रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और देखिए राहुल गांधी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इसके पहले किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं पूछा था, ये हाथ उठवा करके नहीं जानना चाहा था कि कितने दलित हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कितने पिछड़ी जाति के पत्रकार हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो देश के हर हिस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है उन्होंने। हो सकता है कि तमिलनाडु में वो हाथ उठवाते तो ज़्यादातर पत्रकार पिछड़ी जाति के निकल आते, हो सकता है कि बिहार में वो हाथ उठवाते वहाँ भी निकल आते, छत्तीसगढ़ में भी निकल आते। उन्होंने जहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कहीं भी ये सवाल नहीं पूछा है। वो ये इल्हाम उनको आजकल हुआ है ये पिछले 2-4 महीने में कि ओबीसी की राजनीति करके चुनाव जीता जा सकता है या पूरा नैरेटिव चेंज किया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। ये मुगालता उनको अभी हाल में 2-3 महीने पहले हुआ है। तो उसके बाद जब हुआ है तभी से वो अपने को इस मामले का विशेषज्ञ मानने लगे हैं और वो हर जगह ये देखते हैं। उनको कहीं से उनके लिए ये यूरेका मोमेंट था ये जानना कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से जो सेक्रेटरी होते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। इसके पहले जब 10 साल उनकी सरकार थी 2004 से 2014 तक और वो एमपी थे, 2 बार एमपी रहे उस बीच और सरकार चला रहे थे, मंत्री बनवा रहे थे, तब एक बार उनके दिमाग में ये नहीं आया कि वो किन लोगों को मंत्री बनवा रहे हैं और जो सचिव हैं वो किस जाति के हैं। जो मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, जो गृह सचिव हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो सब किस जाति के हैं। ये उनको कभी ध्यान में नहीं आया कि के.एम. चंद्रशेखर, टी.के. नायर, एम.के. नारायणन, ये सब लोग जो उस समय सरकार चलाने वाले लोग थे वो किस जाति के आते हैं। ये सब एक ही राज्य के थे। उस समय उनको कतई कोई डिस्क्रिमिनेशन समझ में नहीं आया कि सारे लोग केरल के हैं, सारे लोग ब्राह्मण हैं। ये उनको एक बार भी ध्यान में नहीं आया था 2004 से 2014 के बीच में। लेकिन अभी ये अचानक उनको इल्हाम हुआ है कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 1 मुख्यमंत्री ओबीसी है, ये भी उनको अभी पता चला है। और एक भी पत्रकार जो कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आया है उसमें से एक भी पत्रकार पिछड़ा या दलित नहीं है। ये बात तो उन्होंने कल ही जानी है। तो इस तरह से उनका जो ये इल्हाम है, उन्होंने अपने बगल में 3 मुख्यमंत्री बिठा रखे थे। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। तो ये संयोग है कि इस समय 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। उनको बिठा रखा था उन्होंने और उनको दिखा करके ये सवाल पूछा कि कांग्रेस बीजेपी के 10 में से सिर्फ 1 मुख्यमंत्री ओबीसी है।
अब ये उनकी योजना है कि जाति जनगणना करानी है। कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पास किया है सीडब्ल्यूसी में कि आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हालांकि शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि वो सीमा ऑलरेडी टूट चुकी है, वो सीलिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जब केंद्र सरकार ने ही 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, तो वो सीमा टूट गई 50% की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बजाबता उस पर मुहर लगा दी है कि ये सीमा कोई ऐसी सैक्रोसेंट नहीं है कि जिसको पार नहीं किया जा सके। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मान्यता दी तो उसने ये बात कही थी कि सरकार चाहे तो वो परिस्थितियों के हिसाब से इस सीमा को लांघ सकती है। तो वो सीमा ऑलरेडी टूट चुकी है, लेकिन अब जाकर के ये कांग्रेस पार्टी ने ये प्रस्ताव पास किया है कि वो सीमा खत्म करेंगे और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे। ऐसा उन्होंने ये अभी ये किया है, पिछले 2-3 दिन में 4 दिन का ये घटनाक्रम है कि उनको ओबीसी का इतना प्रेम कि ओबीसी जाति जनगणना कराएंगे ताकि ओबीसी की संख्या पता चले, ये पता चले कि उनकी कितनी भूमिका, कितनी भागीदारी सरकार में है, पत्रकारिता में है, शासन में है, राजनीति में है, ये सब उनको करना है। और महिला आरक्षण के भीतर भी ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया है, और इस बात के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं कि जब 2011 में उनकी सरकार थी और उसने जो महिला आरक्षण बिल पास किया था उसमें भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। अब सवाल है कि इससे क्या सचमुच इस एजेंडे से वो हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को? और अभी इसके पहले तक जो वो मुद्दे लेकर के घूम रहे थे उनका क्या हुआ? जिस क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे पर, जिस नफरत और मोहब्बत की दुकान के मुद्दे पर जो उन्होंने राजनीति की थी, उसका क्या होगा? उससे जो एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया था उसको अब एकदम से किनारे करके और अचानक ओबीसी नैरेटिव में कूदने से क्या वो नेता बन सकते हैं? क्या वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उनकी छवि बीपी सिंह वाली बन जाए? और बन भी जाए तो क्या उनको पता नहीं है कि बीपी सिंह का क्या हश्र हुआ था? जो हालत बीपी सिंह की हुई थी, क्या वो हालत उनकी नहीं, राहुल गांधी की नहीं हो सकती है या कांग्रेस पार्टी की नहीं हो सकती है? ओबीसी की राजनीति करने वाले जब इतने नेता मौजूद हैं, राज्यों में जितनी प्रादेशिक पार्टियां हैं उनके नेता ऑलरेडी ओबीसी की और मंडल की राजनीति कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही मंडल की राजनीति और ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, तो राहुल गांधी उस राजनीति में कैसे सफल होंगे जिन्होंने खुद को कौल ब्राह्मण बताया हुआ है? हालांकि वो अभी काफी उस पर वो डिबेटेबल है, लेकिन वो उन्होंने अपने को ब्राह्मण बताया हुआ है कि हम कौल ब्राह्मण है, कश्मीर के हैं। तो आप किस तरह से ओबीसी राजनीति करेंगे और किस तरह से ओबीसी जातियों को भरोसा दिलाएंगे कि वो आपको नेता माने, जबकि उनके पास नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता उनके पास हैं? फिर वो कैसे कांग्रेस पार्टी का जो सर्वोच्च लीडरशिप है, जो राहुल गांधी है, उनको स्वीकार करेगी? पता नहीं राहुल गांधी की जो टीम है उसने इसके बारे में सोचा है या नहीं सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को कई बार बता चुके हैं कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि उनकी जो गुजरात में जाति है वो किस राज्य में कौन सी जाति है, और वो सारी जातियां अति पिछड़े समाज में आती हैं। तो वो प्रधानमंत्री हैं, तो ये बात क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की समझ में आती है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव होना है तो उस चुनाव में जो अति पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं वो कैसे किसी दूसरी पार्टी के या किसी दूसरे नेता को तरजीह देंगी? और ये आंकड़ों से प्रूव है, ये आंकड़े निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास भी होंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हर 2 में से एक पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट बीजेपी को मिला है। ओवरऑल पिछड़ा वोट 44% मिला है, लेकिन अति पिछड़ों का 48% वोट बीजेपी को गया है। यानी हर दूसरा वोट, 2 में से 1 वोट बीजेपी को गया है लोकसभा चुनाव में। और वो सिर्फ इसलिए गया है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है पिछले 20-25 साल में ज्यादातर राज्यों में, और उसका नेता अति पिछड़ी जाति से आता है, तो उसको वो वोट जाता है। जो वोट 22% था 2009 के चुनाव में, वो अब 44% हो गया है बीजेपी के लिए। और जब लीडरशिप वही है तो फिर कैसे ये कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि वो दूसरी जातियों को वोट, दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं वो किसी दूसरे नेता को वोट करेंगी? वो नैरेटिव कैसे बदल जाएगा? आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी एक आधा अधूरा सच है। जिनके लिए हुआ है उनको पता है कि उनके लिए क्या हो रहा है और उनको किस आधार पर वोट करना है। क्योंकि कांग्रेस ने भी कभी कुछ नहीं किया है, तो तुलना तो उसके साथ होगी ना कि कांग्रेस ने 10 साल के राज में क्या किया, या कांग्रेस का जो अभी राज है जिन राज्यों में, उन राज्यों में वो लोग क्या कर रहे हैं जो केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की वो नहीं कर रही है। आप जाति जनगणना करा देंगे, ये करा देंगे, इतने भर से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो वोट आपकी तरफ मुड़ जाएगा, तो ये एक गलतफहमी है।
जिस तरह से ग्राउंड लेवल तक उस वोट तक पहुंचने का काम होता है, वो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अभी हाल में लाल किले से घोषणा की थी अपने 15 अगस्त के भाषण में विश्वकर्मा योजना की, और वो योजना शुरू कर दी है। उस योजना के तहत जो विश्वकर्मा हैं, जो विश्वकर्मा जातियां हैं, मतलब जो कारीगर हैं, जिसमें बढ़ई हैं, लुहार हैं, चर्मकार हैं, इन सब के लिए बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था की गई है। उनको पैसे देगी सरकार अपना काम शुरू करने के लिए। तो ये काम, तो ये तो बड़ा काम है जो उसने किया है सरकार ने अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के लिए, दलित जातियों के लिए। इसके पहले प्रधानमंत्री ने अभी पिछली बार जब उन्होंने 2021 में अपनी सरकार में फेरबदल की थी, तो बड़ा प्राउडली उन्होंने लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था कि इसमें 35% जो मंत्री हैं हमारे, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के, और उनकी सरकार में 35% मंत्री पिछड़ी जातियों के हैं। और ये मैटर ऑफ फैक्ट है जो उन्होंने लोकसभा संसद में बताया, सबको पता भी है। जो मंत्री हैं वो अपने अपने स्तर पर उनकी अस्मिता सबको जानकारी है, उनकी क्या पहचान है। सो ये पहली बार हुआ कि 35% मंत्री ओबीसी समाज का है। और ये प्रधानमंत्री ने कहा, ओबीसी आयोग जो है, पहले SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा था, लेकिन ओबीसी आयोग को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है। ये पहली बार हुआ जब नीट, जो जिसके थ्रू मेडिकल में दाखिला होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उस नीट का जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें ओबीसी आरक्षण की घोषणा की प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने। और कई इस तरह के काम हुए हैं जो अभी दिख नहीं रहे हैं, या बताया नहीं जा रहा है, या कांग्रेस के लोगों को पता नहीं वो जानकारी है या नहीं, लेकिन वो बात नीचे तक पहुंची हुई है। उसकी काट क्या करेंगे? सिर्फ ये कह के काम चल जाएगा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, जहां ऑलरेडी आरक्षण की चीजें लागू हो रही हैं या दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं उन समुदायों के लिए। जो शौचालय की योजना है, जो मुद्रा योजना है, इसका अधिकतम लाभ किसको मिला है? 5 किलो अनाज की जो योजना है, इसका अधिकतम लाभ किसको मिला है? तो जो लाभार्थी हैं उनको कैसे ये कांग्रेस पार्टी कन्विंस कर पाएगी कि वो बीजेपी को छोड़ दें, नरेंद्र मोदी को छोड़ दें? राज्यों के चुनाव में जरूर आप कांग्रेस ये बता रही है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसका मुख्यमंत्री ओबीसी है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसने ग्राउंड लेवल पर क्या किया है, इसको ये भी बताना होगा जाकर के। अब किसी ने पूछा नहीं, जो पत्रकार थे सब वहां, जब उन्होंने हाथ उठवा करके पूछा कि कितने ओबीसी हैं और कितने पिछड़े या कितने दलित हैं, तो उसमें किसी ने पूछा नहीं कि आप मुख्यमंत्री तो दिखा रहे हैं, आपका सुप्रीम लीडरशिप तो फॉरवर्ड है, जबकि बीजेपी का सुप्रीम लीडरशिप ओबीसी है। तो ये साधारण समझ की बात होती है कि जब राजा जिस जाति का है तो राज उसका होता है, उसके नीचे मातहत कितने हैं, उसके कर्मचारी कितने हैं, सचिव कितने हैं, और वो किस जाति से आते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के मालिक राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। तो उनके नीचे कितने उनके मातहत सचिव हैं और कितने उनके मातहत मुख्यमंत्री हैं, कितने उनके मातहत दूसरे पदाधिकारी हैं, वो किस जाति के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के मालिक नरेंद्र मोदी हैं, तो वो पिछड़ी जाति से आते हैं, अब उनके नीचे जो मातहत हैं वो किस जाति के हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी जाति का हो मुख्यमंत्री, उसकी हिम्मत नहीं है, उसके नेता और उसके मालिक नरेंद्र मोदी हैं। तो ये साधारण सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि जब आपकी लीडरशिप जो है उससे मैसेज जाएगा। कांग्रेस पार्टी अभी जितने 30-31 जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को हिम्मत है तो बताए आकर के कि कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं। जो अभी कार्य समिति बनाई है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, उसमें कितने पिछड़े और कितने दलित हैं? कांग्रेस अध्यक्ष दलित हैं, लेकिन उनके महासचिवों में कितने दलित और पिछड़े हैं? अगर मोटे तौर पर भी देखें, एक एक स्टेट नहीं देखें, तब भी ज्यादातर राज्यों में फॉरवर्ड अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड है सारे। एक पिछड़ी जाति का, बड़े राज्यों में सिर्फ एक पिछड़ी जाति का अध्यक्ष दिखाई देता है, और वो नाना पटोले है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, 3 बड़े राज्यों में तो एक ही जाति का फॉरवर्ड जाति का अध्यक्ष है। पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड जाति का अध्यक्ष है। जाटों में 2 जगह सिख अध्यक्ष हैं, वो जाट सिख हैं। तो ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ खत्री हैं, राजस्थान में जाट है। तो ये ज्यादातर जगहों पर तो फॉरवर्ड अध्यक्ष हैं, या ऊंची मजबूत जो जातियां हैं, चाहे रेड्डी हो या जाट हो या मराठे हो, वो हैं। इस तरह के अध्यक्ष बना रखे हैं। 2-3 हरियाणा और उत्तराखंड मान लीजिए, जहां के दलित अध्यक्ष हैं, कुछ आदिवासी अध्यक्ष होंगे।
तो ये इस तरह की गिनती करने का कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता, पार्टी का सर्वोच्च नेता बैठ करके ये गिनती करे कि कितने सचिव पिछड़ी जाति के हैं, या भाजपा के कितने मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, या कितने पत्रकार पिछड़ी और दलित जाति के हैं। ये कोई नैरेटिव सेट करने की बात नहीं होती है। ये फिर एक अति उत्साही बालक की तरह का व्यवहार है कि आपको किसी ने समझा दिया कि ये एजेंडा लेकर के आप चलेंगे तो आप बीजेपी को हरा देंगे, तो अब आप उस एजेंडे के पीछे लकीर के फकीर बन के पड़ गए। एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा, अगर पूरे देश का चुनाव होना है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा बनाना होगा, और उस एजेंडे के तहत सरकार के ऊपर जितने तरह की सरकार की कमियां पिछले 10 साल में निकाली है वो सब ले आना होगा सामने। वो सारी कमजोरियां निकालनी होंगी। एक सिर्फ ओबीसी की लाइन पकड़ के, और वो भी ऐसी कमजोर लाइन है जिस पर कभी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का तो ये 1970 के दशक से नारा रहा है कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये नारा अभी तक कांग्रेस पार्टी लगाती रही है। इंदिरा जी की बात हटा दी जाती थी, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो जब जात पर न पात पर राजनीति आज तक नहीं की है जिस पार्टी ने 125 साल के इतिहास में, वह पार्टी अगर सिर्फ जाति के इस एक चुनाव को ध्यान में रख के या एक कुछ आंकड़ों को ध्यान में रख के जाति की राजनीति पर जाती है तो उससे क्या हासिल हो जाएगा। इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कांग्रेस पार्टी को, अन्यथा उसकी हालत में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होने वाला है। धन्यवाद।